हंसी से ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बिकॉज आई एम श्योर कि रवि शास्त्री को या तो रिकॉर्ड्स नहीं पता या वो पुरानी सीरीज़ नहीं उन्होंने देखी। जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है, बिकॉज आप खुद तो कुछ किया। एक शायद वहाँ पर ऑडी जो वो जीते थे, वो वर्ल्ड सीरीज़ वो जीते थे, वही जीते थे। उसके अलावा तो मुझे नहीं याद कि रवि शास्त्री इंडिया से बाहर कुछ भी जीते हैं। और जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो तो आप ये कोशिश करते हो दुनिया को दिखाने की कि यार बाकी सबको आप डिग्रेड करते हो। तो भाई सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग जाके ये वाला क्लिप देखो। इस बार ऐसा तो एक भी मैच, मतलब सब मैच ऐसे नहीं होंगे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। एक मैच तो ड्रॉ होने ही वाला है एट मैक्स, ठीक है, एट लीस्ट एक मैच तो ड्रॉ होने ही वाला है। और मतलब मैं थोड़ा सा यार मतलब इस टीम को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो भी प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा तेरे से अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा मेरा गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या मैं थोड़ा सा ऐसा प्रेडिक्ट करूंगा कि भाई 3-1 अगर ऑस्ट्रेलिया, ये मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन है भाई। 3-1 ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट करूंगा। तो ये वीडियो दिखाने का सबसे पॉइंट ये है कि मैं ये बताना चाहता था कि ठाकुर ने एक्चुअली कितना ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था इस सीरीज का। उसने 3-1 प्रेडिक्ट किया था और अनफॉर्चुनेटली ये हो भी गया। पॉइंट ये था ये वीडियो ये सब चीज बताने का कि देखो अगेन हमको बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं, हम लोग उस चीज को मैं हैंडल भी बहुत अच्छे से करता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज मेरे को कभी कभी थोड़ा बुरा काइंड ऑफ ये लगता है जब लोग ये चीज डाउट करने लगते हैं कि भाई हमारा इंटेंशन इंडिया टीम के खिलाफ है, या हमारा इंटेंशन कुछ ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं इंडिया टीम हेट हो करे। भाई हमारे चैनल का नाम ही मैंने इंडियन क्रिकेट क्राउड रखा है, ठीक है। तो मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये चीज को बताना चाहता था कि हम लोग दो रैंडम यापर्स नहीं है कि बस बैठ के आके जो मुंह में आया उगल के चले जा रहे हैं। एक्चुअली में हमारे कुछ प्रोसेस होता है। अगर अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हो तो आई एम प्रिटी श्योर अगर पूरी सीरीज आपने पूरा हमारे बॉर्डर गावस्कर फॉलो किया होगा तो एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें पिन पॉइंट एक्यूरेट हो गई है जो हमने सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की स्क्वाड सिलेक्शन पे हमने प्रेडिक्ट किया था। जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी का बॉलिंग नहीं कर पाएगा या हर्षित राणा की बॉलिंग, ठाकुर का तो हालांकि बहुत ही कुछ एक्यूरेट चला गया। तो मैं बस ये चाहता था कि अगर इतना कुछ देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, कि सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि भाई थोड़ा ऐसा हर्ट सा होता है कि जब मैं देखता हूँ कि रैंडम बुलशिट गो क्रिकेट पे कंटेंट लोग बना रहे हैं भाई ठाकुर, कुछ भी भाई कुछ ओहो कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं और लोग ज्यादा के सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है भाई, ईच टू देयर ओन। लेकिन भाई वही बात है, अगर आप लोगों को ऐसे अनफिल्टर्ड या ऑनेस्ट क्रिकेटिंग स्टफ पसंद है तो भाई फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लिया करो, तो थोड़ा रिश्ता बना रहेगा। थोड़ा एल्गोरिदम को बार बार मैं सोचूं हर वीडियो में आके बोले एल्गोरिदम के लिए करो, मजा नहीं आता मेरे को। तो इसको हटा के अब देखो, मैं ये सोच रहा था कि ये पॉडकास्ट में करे क्या। मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि भाई पॉडकास्ट में करूँ क्या, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप लोग चाहो ना तो जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हारने के बाद हमने जो वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो भी देख लोगे तो मोटा मोटी बात तो वही है। कुछ अलग नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। विराट कोहली उसी तरीके से आउट हो रहा है तो हम भी उस पर क्या अलग बोले। जब गौतम गंभीर बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है तो मैं अलग क्या बोल सकता हूँ। तो हमने सोचा कि ये पूरे पॉडकास्ट को हम लोग सम अप करते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कैसे इंडिया लास्ट 2 बार जीती और क्यों जीती थी, मतलब अवे बॉर्डर गावस्कर। तो ये पूरा वीडियो होगा ये डिस्कस करते हुए कि क्या क्या गलत हो गया इस पूरे बॉर्डर गावस्कर में। और मेरे हिसाब से भाई बहुत कुछ गलत हो गया। रोहित शर्मा का मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अश्विन का तो खत्म हो गया और बहुत सारी चीजों पे सवाल उठ चुका है। तो ठाकुर मेरे हिसाब से बिना टाइम बर्बाद किए सीधा स्ट्रेट अप चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रो जो न्यूज़ थी कि रोहित शर्मा ने क्या कहते हैं, इंटरव्यू काइंड ऑफ दिया। तो मैंने भाई वो जाके देखा, मेरे को तो समझ नहीं आया क्या था। मतलब मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, रोहित शर्मा एक बड़े कैंडिडेट तरीके से बात कर रहा था, लेकिन बात क्या कर रहा था मेरे को बहुत ऐसा हो गया। तो मैं चाहता हूँ ठाकुर तू थोड़ी रोशनी डाले, क्योंकि तुम थोड़े तू चुप रहता रहा, मेरे को लगता है तू एनालिसिस ज्यादा अच्छी करता है। तू कुछ बता। अरे देख, पहले तो तूने मैं हँसा इसलिए कि तूने ऐसा बोला कि वो मैंने इंटरव्यू देखा और वो क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया वो क्यों था, उसकी नीड क्या थी। तुम किसको बताना चाह रहे हो कि नहीं मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं होशियार हूँ, सब पागल नहीं हूँ, ये है वो है। क्यों? मतलब एक मैच चल रहा है, उसके ब्रेक के बीच में तुमको ये स्टंट करने की क्या ज़रूरत थी? तूने लास्ट टाइम तुझे याद है कभी ऐसा होता हुआ देखा हो? अब तो सोच ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि प्रैक्टिस रोहित शर्मा या कोई कुछ कर रहा होगा और वहाँ से वो जा रहा था, तो उन लोगों ने बुला लिया, वो आ गया और वो इतना बड़ा इंटरव्यू दे के चला गया। ये तो हुआ नहीं होगा। ये ऑफ कोर्स पहले वो रोहित शर्मा ने सोचा होगा या टीम में किसी ने सोचा होगा, फिर टीम के मीडिया गाय ने जो भी ब्रॉडकास्टिंग टीम होती है उससे कम्युनिकेट किया होगा।
ठीक है? और फिर उसका एक प्रिपरेशन थी कि हाँ भाई लंच ब्रेक में या जो भी ब्रेक होगा उसमें हम ये वाला चीज़ करेंगे, ठीक है? मुझे ये अभी भी नहीं समझ आ रहा मतलब मेरा ये पर्पस है कि मेरा मेन ये क्वेश्चन है कि भाई वो इंटरव्यू की कोई नीड नहीं थी, ठीक है? वो इंटरव्यू देने का क्या रीजन था और अगर तुमने वो इंटरव्यू दिया तो तुमने उसमें ऐसा क्या खास स्पेसिफाई कर दिया रादर देन कि बस मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, ठीक भाई है? पता है वो इंटरव्यू ने एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्यों हम लोग ये चैनल ये इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं या क्यों ये चैनल एक्सिस्ट करता है। तो वो पूरा इंटरव्यू उसको इंटरव्यू भी नहीं बोलूँगा मैं तो उसको काइंड ऑफ एक ये बोलूँगा कि वो आके स्टेटमेंट दे रहा था, ठीक है? वो आया, उसने अपनी बात रखी और चला गया। भाई एक काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ था पूरे उसमें, ठीक है? जब भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेइज्जती मारो, फुल रिस्पेक्ट दो, बंदा हमारा टेस्ट कैप्टन है, उसको उसकी इज़्ज़त देते हुए कुछ काउंटर होना चाहिए ना। कि जब उससे पूछा जाए कि भाई आप स्टूड डाउन किए हो, तो सवाल बनते हैं कि भाई आप स्टूड डाउन किए हो, तो पहले आप आए नंबर 6 पे खेले, फिर आप ओपन क्यों किए? अगर आप स्टूड डाउन किए हो इसका मतलब आपके हाथ में उतना कंट्रोल नहीं है, आगे आपके हाथ में उतना कंट्रोल नहीं है, क्या यही कारण है अश्विन के रिटायरमेंट का? क्योंकि अश्विन जैसे रिटायर होता है उसके अगले मैच में ऑफ स्पिनर कैसे खेल रहा है? क्यों कंसिस्टेंटली पूरी चलो बैटिंग में आपने खराब की कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैप्टेंसी में सवाल उठते हैं ना कि क्यों कंसिस्टेंटली हमारे पास 3 पेसर ही हम लोग खेल रहे हो, चौथा पेसर हम लोग खिला नहीं रहे? ये तो किसी ने सवाल ही नहीं किया भाई। वो आया उसने बोला कि भाई मेरे में दिमाग है, मैं कहीं भाई आपको कोई रिटायर होने को नहीं बोल रहा। रिटायरमेंट आपका अपना कॉल है। सिलेक्टर्स का खाली ये काम है ये बताना कि तू ये खेलेगा, तू नहीं खेलेगा। रिटायरमेंट आपके ऊपर है। लेकिन क्या था यार कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है उसके बीच में आके कोई सेंस ही नहीं बना रहा था। मतलब क्या और मैंने पूरा इंटरव्यू तो भाई मेरे को देखने का इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वो बेकार सी चीज़ पूरी इंटरव्यू देखूँ। पर मैंने ऐसा सुना है कि उसने कुछ तो बैटिंग, बॉलिंग को लेके जो करंट मैच चल रहा था उसमें भी क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई शायद हम भाई तो डिसीजन गलत उस था। उसने उसने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसने बहुत कैंडिडली ये बोला कि मे बी वी कुड हैव चोज़न ऐसा कुछ उसने बोला था कि बॉलिंग फर्स्ट और बुमराह पे बहुत गिरा। तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा क्रिटिसाइज़ कर रहा था, बहुत कैंडिड था उस चीज़ से। लेकिन अगेन वो जो पूरा 15-20 मिनट था जिसपे उतनी हव्वा बना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम के लिए था, वो था तुम्हारा अपने क्या बोलते हैं पीआर एक्टिविटी थी प्रॉपर। तो अपना जो तुमने कचरा फैलाया था ना कि 1 दिन पहले से जो सारी रिपोर्ट्स लीक हो गई थी, तो सोचा रोहित शर्मा ने आके मैं ही सारी चीज़ें क्लियर करूँ। मैच वो टाइम नहीं था। मैच खत्म हो जाता, एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो अच्छे से बात करता, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भाई मैं 1 मिनट में क्या था हाँ, मैं इसके अलावा जो एक और चीज़ बात करना चाहता था कि चलो उसने तो बोल दिया स्टूड डाउन किया है मैंने। तेरे को क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टेस्ट मैच था ये, जो उसने सिडनी में मैं अगर बिल्कुल बताऊँ सही। तेरे को अर्जुन ने इसके पहले डिस्कशन किया था, तो बेसिकली हमने ये डिस्कशन किया था कि भाई कुछ लोग हो सकते हैं जिनका ये लास्ट टूर हो सकता है। उसमें बोला था कि रोहित शर्मा का भी लास्ट टूर हो सकता है अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल तक हम लोग नहीं पहुँचते हैं तो। ठीक है, अब देख मैं यहाँ से बताता हूँ मुझे क्या लगता है। जेनुइनली ये रोहित शर्मा का लास्ट था, ठीक है? यहाँ से ज़्यादा रोहित शर्मा के साथ ये होगा जो वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के साथ हुआ था कि उनके फेयरवेल के लिए स्पेसिफिकली एक टेस्ट मैच अरेंज कर दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज जिसका लास्ट मैच मुंबई में एंड हो रहा होगा और वहाँ पे वो होम सीरीज खेल के फिर भाई तुम विदा हो जाओ, ठीक है? तो मेरे को उससे ज़्यादा लंबा खिंचता रोहित शर्मा का रेड बॉल क्रिकेट नहीं दिख रहा है। यहाँ से रोहित शर्मा वापस काउंटी में या डोमेस्टिक में जाके कुछ ग्राइंड करके और उसके बाद अपना एक करियर वहाँ से फिर से रिवैम्प कर ले, वो होता मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर वो काउंटी में जाते हैं तो फिर उनको फिर उस रैंक्स पे रन बनानी पड़ेंगे जिस रैंक्स पे ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन और ये लोग रन बना रहे हैं अभी। ठीक है? गायकवाड़ तो ठीक है लेकिन हाँ, आई गेट इट। बट ये जो पूरा चीज़ चालू हुआ था वो था गौतम गंभीर का। तो ये पूरा टेस्ट मैच चालू होने से पहले 1-2 दिन पहले ना बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी। तो बेसिकली सिडनी टेस्ट और ये टेस्ट के बीच में ना 3 दिन सॉरी 4th और 5th टेस्ट मैच के बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप था और उस 3 दिन में इतना ज़्यादा कंटेंट दिया है ना भाई गौतम गंभीर के साइड से। तो भाई सबसे पहले अपने गौतम गंभीर का स्टिंट डिस्कस करते हैं और अभी तक का जो पूरा स्टिंट रहा है मैं उसमें सब कुछ लपेट लेना चाहूँगा। तो भाई मैं चाहता हूँ तू उसपे थोड़ी नज़र डाल। तूने मेरे को एक फ़ोटो भी भेजा था, कहाँ गया? हाँ, ये। तो तूने मेरे को एक फ़ोटो भेजा था जिसमें तू मेरे को ये बेसिकली हाइलाइट कर रहा था कि अभी तक इंडिया का कैसा-कैसा रहा है। तो इंडिया अभी तक पिछले 27 साल में फर्स्ट टाइम इंडिया बायलैटरल सीरीज़ हारी। हमने तब भी ये बात की थी, तब मैंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया था। मैंने बोला था ठीक है हार गया, हम लोगों ने तब भी हाइलाइट किया था स्पिन का इश्यू। फिर अपने वही कि ओडीआई हम लोग एक भी नहीं जीते चलो हालाँकि ओडीआई बहुत कम ही हुए। जो न्यूज़ीलैंड के सामने जो डिबाकल हुआ उसकी तो उसपे क्या ही बोलना, अपने घर में व्हाइट वॉश होगा, उसके बाद बीजीटी में जाके जो बैक टू बैक हुई है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि तू इस चीज़ पर डिस्कस कर कि सो फार कैसा रहा है गौतम गंभीर का स्टेंट? अब देख सो फार गौतम गंभीर का स्टिंट ऐसा ही रहा है भाई कि इस गौतम गंभीर इस बीजेटी में
पहले भी मान ले गलती हुई या जो भी हम हारे वो सब ठीक था, चलो हम 3-0 हार गए, वहाँ पे भी लोगों ने टॉलरेट किया। लेकिन ये पीजीटी में जो एकदम वो होता है ना कि पता ही नहीं चल रहा भाई क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसा लग रहा है जैसे कोई और तरीका ही नहीं है खेलने का, ठीक है? तो वो वाली जो फ़ील आई ना, वो मुझे मतलब मेरे हिसाब से ना, अगर यहाँ से गौतम गंभीर मान ले 2 साल के लिए और कंटिन्यू कर जाता है कोच के लिए, तो जितना भाई मैं गौतम गंभीर को जानता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से लोएस्ट पॉइंट होगा, आई होप, और वहाँ से फिर थोड़ा-सा अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा। भाई देख, ये चीज़ है ना बहुत पहले आईपीएल के टाइम पे अपने ने ये चीज़ बोली थी कि गौतम गंभीर मे बी व्हाइट बॉल का कोच रहना चाहिए, रेड बॉल में सेंस नहीं बना था। और भाई मैंने नहीं एक्चुअली मैं सोचा था कि इतना बुरा होगा। और उस टाइम पे एक्चुअली मेरे शब्द थे जब मैंने बोला था कि मैं देखना चाहूँगा कि गौतम गंभीर रेड बॉल में कैसे करता है। और बहुत पैथेटिक रहा है भाई, बहुत पैथेटिक रहा है। मैंने ग्रेग चैपल का एरा इतना अच्छे से नहीं देखा है, लेकिन लोग बोलते हैं बहुत बेकार था। अब मैं बात करता हूँ गौतम गंभीर के टैक्टिकल ब्लंडर्स से। देख भाई, विन और लॉस अगेन पार्ट ऑफ द गेम। उस पे कुछ एक्चुअली कुछ कर नहीं सकता कभी-कभी, प्रोसेस की बात है। जहाँ गौतम गंभीर बात करता है आई हेट लूजिंग, उसका एक स्टेटमेंट आया था, मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। अ, 1 सेकंड, उसका एक स्टेटमेंट कहाँ गया गौतम गंभीर? हाँ, तो बेसिकली गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट आया जिसने जहाँ पर ये बोलता है कि अगर आज से 40-50 दिन पहले कोई हमको बोलता है कि हम लोग सिडनी टेस्ट जाने से पहले 2-1 से ली पीछे होते, तो मैं तो इसको बहुत अच्छा पोज़ीशन मानता। ये गौतम गंभीर बोल रहा है। गौतम गंभीर वो बंदा है जिसने धोनी और पता नहीं कितने लोगों पे ये स्टेटमेंट दिया कि आई हेट लूजिंग। आई हेट लूजिंग बोलने वाला बंदा ये जाके बोल रहा है कि अगर 2-1 से हम लोग पीछे होते ना लास्ट टेस्ट मैच में, तो मैं इसको बहुत अच्छा पोज़ीशन मानता हूँ। ये हमारे हेड कोच का माइंडसेट था। 2 ही बातें, या तो ये भाई का माइंडसेट था या तो ये बातें फेंक रहा है। अब मैं टेक्निकल ब्लंडर्स पे आता हूँ। न्यूज़ीलैंड के सामने जो हुआ हमने उस पे बात कर ही रखी है। ये पूरे सीरीज़ में स्टार्ट टू एंड जो टेक्निकल ब्लंडर्स हुए हैं उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है? मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि एक रिपोर्ट आ रही थी जहाँ पर ये बात हो रही थी कि भाई अ गौतम गंभीर चाहता है कि चेतेश्वर पुजारा को लेना चाहता था बट सिलेक्टर्स मना कर दिया। बुलशिट है। एकदम बुलशिट क्रैप है ये। मैं बता रहा हूँ कैसे। भाई जो बंदा आउट ऑफ द ब्लू वॉशिंगटन सुंदर को आउट ऑफ थिन एयर ला सकता है और जब अक्षर पटेल के आगे खिला सकता है, जो बंदा हर्षित राणा को सिर्फ 9 डोमेस्टिक मैचेस के बाद ला सकता है, जो बंदा नीतीश कुमार रेड्डी को आउट ऑफ थिन एयर सीधा ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करा सकता है? जो बंदा कंटिन्यू केएल राहुल को खिला सकता है, वो बंदा चेतेश्वर पुजारा को नहीं खिला पाया होगा। वो बंदा चेतेश्वर पुजारा को अपने अंदर नहीं ला पाया होगा। जो बंदा मॉर्ने मॉर्कल, अभिषेक नायर अपने पसंदीदा पूरा हेड कोच या जो भी उसकी स्टाफ है उसको रखता है, वो बंदा एक प्लेयर को नहीं ला पाया होगा। और उससे खराब बात ये है कि भाई ये सारी न्यूज़ हम लोग जब हारते हैं तभी क्यों बाहर आ रही है? पहले आ जाती ना, जब हम लोग सीरीज़ से जा रहे थे तभी बात आ जाती कि भाई गौतम गंभीर तो ये चाहता था, ये हो नहीं पाया। एकदम घटिया है। उसके बाद एक दूसरा एक स्टेटमेंट ये आ रहा था कि जहाँ पर ये आ रहा था कि रोहित शर्मा को जाके उसने ऐसा बेसिकली ऐसा कुछ आ रहा था कि सुनने में आ रहा था कि उसने ये बोल दिया अब बस बहुत हो गया, मतलब इस टाइप का कुछ आ रहा था और इस टाइप की लीक्स आ रही थी जहाँ पर ये आ रहा था कि रोहित शर्मा के न खेलने से एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो गया और कोई मिस्टर फिक्सिट करके था जिसने बोला था कि भाई टीम तो मेरे भरोसे चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं विराट कोहली है, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं कौन है और बेसिकली अंदर तनाव बहुत है। देखो भाई ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा कि आपसी में ना लोगों के अपने-अपने ग्रीड होगी कि कोई कैप्टन बनना चाहता होगा, कोई कैप्टन नहीं बनना चाहता होगा। द्रविड़ के टाइम भी रहा होगा, रवि शास्त्री के ना टाइम भी रहा होगा। रवि शास्त्री का तो इनफैक्ट एक स्टेटमेंट है जहाँ उसने बोला कि विराट कोहली थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था धोनी के टाइम पे। ठीक है? उस टाइम पे भी इस टाइप की कोई चीज़ें बाहर नहीं आई, गौतम गंभीर के अंदर कैसे बाहर आ रही है? और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ना कि पीआर एक्टिविटी हो रही है कि जहाँ लोग गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज़ ना करें, तो गौतम गंभीर को सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई वो तो गुस्सा हो गया, वो तो पुजारा को चाहता था। क्या चल रहा है भाई? तुम्हारा काम है कोचिंग करना, तुम्हारा काम है प्लानिंग करके टीम जीते, ऐसा कुछ करना। ये तेरा काम नहीं है मेरे भाई। अभी तो टेक्निकल ब्लंडर्स पे आया ही नहीं हूँ। टैक्टिक्स तो तू छोड़ ही दे। एक बेसिक जो ऐसा कोच का जो जॉब होता है कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक बॉन्ड क्रिएट करना। भाई आयरनी की बात है कि रवि शास्त्री जैसी पर्सनैलिटी जिसको लोग बहुत ब्रैश और उसकी पर्सनैलिटी बड़ी वियर्ड है पॉपुलर कल्चर में। वो तक बंदे ने एक ऐसा यूनिटी क्रिएट करके रखा था कि कोई एक-दूसरे के बारे में कुछ बोलता नहीं था और लिटरली नवदीप सैनी जैसे बंदों से हम लोग टेस्ट मैच जीते थे। क्या चल रहा है भाई? दूसरा एक पॉपुलर नैरेटिव 1 सेकंड, 1 सेकंड। एक दूसरा एक और ये पॉपुलर नैरेटिव चल रहा है जहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौतम गंभीर तो क्या करे? गौतम गंभीर के पास तो ना आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं। रवि शास्त्री ने लिटरली लिटरली मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, लवदीप साइनी, नटराजन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर ऐसे बंदों से सीरीज जीती है मेरे भाई। क्या चल रहा है? बोल। अबे मुझे पता है क्या लगता है, मैं वही एक बार ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, जो सुपरस्टार वर्शिप वाली वही चीज़ ना अब
प्लेयर्स तक तो ठीक थी, अब वो कोच खुद चाहता है कि वो उसमें इन्वॉल्व रहे। जो हमने पहले बोला है कि जितना गौतम गंभीर ने क्रिटिसाइज किया है ना कि एक वन मैन शो नहीं होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना, गौतम गंभीर अब खुद उसका पार्ट होता जा रहा है। गौतम गंभीर खुद चाहता है कि वन मैन शो। इसी पे ना भाई मैं पता नहीं किसी को बोलते सुन रहा था, कोई रैंडम यूट्यूबर ही था, और भाई उसने बहुत अच्छी बात मेंशन करी थी कि तू इमेजिन कर कि अभी विराट, रोहित, गौतम गंभीर, ऐसे 3-4 गिन के ऐसी पर्सनैलिटीज है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं, ठीक है? तो वो ड्रेसिंग रूम समझ उसको किस तरीके से हैंडल किया होगा, जहाँ सहवाग, गंभीर, युवराज, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये सब लोग एक साथ खेला करते थे, ठीक है? तो अब उससे पता चलता है कि हमारी टीम का कल्चर तब कितना एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी वाला था कि ठीक है चलो, तब भी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी कि 2 गुट बन गए हैं, सहवाग का ग्रुप अलग है, धोनी का ग्रुप अलग है, ये वो। लेकिन कभी भी ना भाई वो चीजें फील्ड पे या ऐसे बाहर लीक नहीं होती थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेले आ रहा है कोच और ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं हूं यहाँ पे, बस बहुत है ना, कैप्टन की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ। तो वो जो भी ये सब जो एटीट्यूड है ना भाई, ये थोड़ा सा अपने आप को ना भाई, वो जैसे यहाँ साउथ की मूवीज में होता है ना, वैसे खुद को एकदम बड़ा वो डॉन दिखाने वाली चीज लग रही है, जो कि बहुत खराब लग रहा है, ठीक है, देखने में। उसको बोल उसको बताना पड़ेगा भाजपा की रैली नहीं चल रही है या तो कोई ऐसा है ना यूट्यूब पे आके वीडियोस नहीं बोल रहा है भाई। ये जहां पर एक बात हो रही है कि बैक इन जीजी एरा को है ना अब लोग ग्रेग चैम्पल एरा इस टाइप की चीजें बोलने लगे। उसमें है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई ये मैच हारने के बाद ना गौतम गंभीर ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है, जहां पर वो बोल रहा है कि आई वुड ऑलवेज लाइक एवरीवन टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट और जितना हो सके डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टार प्लेयर्स आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। भाई आयरनी की बात तो देख भाई, ये वो बंदा है जो तुम्हारे पास ईश्वरन था, तुम्हारे पास मुकेश कुमार था, तुम्हारे पास आकाशदीप था, तूने उन बंदों को खिलाया नहीं भाई। तू उनके आगे देवदूत पड्डीकल को तूने खिलाया, तूने हर्षित राणा को आउट ऑफ थिन एयर खिलाया। अगर तू डोमेस्टिक को इतना ही रिस्पेक्ट कर रहा होता तो ईश्वरन खेलता। अगर तू डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करता तो आकाशदीप पांचों के 5 टेस्ट मैच खेलता। अगर गौतम गंभीर डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट करता तो वॉशिंगटन सुंदर आउट ऑफ थिन एयर सीधा नहीं आ जाता न्यूजीलैंड की सीरीज में और फिर सीधा यहाँ पर आ जाता। अक्षर पटेल, जडेजा और अश्विन के आगे खेला है भाई वॉशिंगटन सुंदर। क्या मतलब कैसी बातें हो रही है भाई। मेरे को एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मीडिया के सामने अच्छा बनने के लिए अब ये बोल रहा है, कोई सेंस नहीं है इसमें। भाई और मेरे को पता है, मैंने मैंने ना एक जैसे विक्रांत गुप्ता का एक रिएक्शन देखा, ठीक है, एक रील में गौतम गंभीर के इंटरव्यू पे। भाई मेरे को बहुत एप्ट लगा भाई, क्योंकि वो सही है भाई। मैं थक चुका हूँ सुनते सुनते सबको देश के लिए खेलना है, ये है वो। भाई खेलो ना देश के लिए। तुम बांग्लादेश से खाली टेस्ट सीरीज जीते हो, 10 टेस्ट में तुम कोच रह चुके हो। इतनी खाली एक मैच तुमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 2 बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड 3-0 करके चली गई। मतलब बता, न्यूजीलैंड के 3-0 में जो जो पैटर्न पहली टेस्ट में था, वही पैटर्न सेकंड टेस्ट में था, वही पैटर्न थर्ड टेस्ट में था, पर हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए। हम सेंटनर के साथ, ब्रो हाँ, पूरे सेंटनर ने विकेट्स लिए तो सेंटनर अगली मैच में बाहर था तो भी हम नहीं जीत पाए। मतलब उधर तो भाई उनका मेन प्लेयर बाहर हो रहा है तब भी तुम नहीं जीत पा रहे हो। वही भाई अगर यहाँ पर ठाकुर ये बोलना चाहता है, पैटर्न से ठाकुर ये बोलना चाहता है कि लेफ्ट हैंड स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे तो कोई भी लेफ्ट हैंड स्पिनर आके हरा गया, ये इसका पॉइंट है। सेम बॉर्डर गावस्कर में देख लो, जो फर्स्ट टेस्ट मैच में हमारी गलती थी कि हमारे पास बॉलर्स नहीं थे। तुमने ऑलरेडी देख लिया, हम लोग पहले टेस्ट मैच से बोल रहे हैं कि भाई बॉलर्स कम है, आज देख लिया बुमराह किसकी हालत खराब। है। मैंने ये बोला भी था कि ऐसा दिन अगर आ गया ना कि जिस दिन बुमराह बीच में से बाहर चला जाएगा मैच के, उस दिन तुमको पता चलेगा कि क्या कितना खराब हो सकता है। और वो तो अच्छा था कि पिच मेलबर्न जैसी नहीं थी, समझ रहा है? अगर जिस जगह से बुमराह फर्स्ट इनिंग्स में भी बाहर गया ना, पिच मेलबर्न जैसी होती तो वहां से भी 300 रन बन जाते। मैं तेरे को एक और चीज बता रहा हूँ कि यहाँ जो ग्रेग चैपल वाला हीरा है भाई, एक तो मेरे को है ना ये जो बार बार रखे कि भाई मैं देशभक्त हूँ और बार बार इस टाइप की चीजें डालने की कोशिश करता है, थोड़ा उसने इंटरव्यू में पता है क्या बोला कि तुम ये टेंशन मत लो कि मैं गलतियां एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके सामने एक वो इंसान बैठा है जो सबसे पहले गलतियां एक्सेप्ट करता है। तो भाई आप आओ ना, बोलो ना कि क्या गलती किया, आप मुझे बताओ। मुझे भाई ये बता, मैं बताऊंगा कि भाई देश के लिए खेलना है। भाई तेरे को क्या लग रहा है बाकी के सारे बंदे इसके लिए खेल सुन रहे हैं। सुन सुन, मैं तेरे को बताऊं, मैं तुझे पूरा बताता हूँ। मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने गलती करी। उससे ये पूछा गया था कि आपकी क्या गलती हुई है, ठीक है, मैं वो क्लिप में आराम से मिल जाएगी, अपने लगा देंगे। तो उसमें वो बोलता है पहले तो कि मैं वो इंसान हूँ जो सबसे पहले गलती एक्सेप्ट करूंगा, ये वो जो भी मैंने पहले बोला वो। फिर बोलता है कि मेरा ये जॉब है कि मैं किसी के भी साथ अनफेयर ना रहूं, चाहे वो एक टेस्ट मैच खेला बंदा हो, चाहे 100 टेस्ट मैच खेला। भाई तू बातों को घुमा क्यों रहा है ग्लोरीफाइंग आंसर दे दे के? भाई लेकिन आयरनी देख, बोलता है कि मेरे को अनफेयर नहीं रहना है। उससे सिर्फ एक सवाल बनता है कि अश्विन
क्या हुआ भाई? अब तेरे को समझ आया क्यों अश्विन बीच सीरीज में रिटायर हो? भाई देख, रोहित शर्मा पे तो अपने आएँगे, उस बंदे का बहुत खराब हो गया है। लेकिन ऐसा chaos ना मैंने अपनी ल बहुत टाइम से मैंने इंडियन क्रिकेट में नहीं देखा। भाई पाकिस्तान के भाई जिस चीज़ पे द वेरी फैक्ट जिस पे हम लोग दोनों हँसते रहे पाकिस्तान क्रिकेट पे, वो एक्चुअली में दर हो रही है भाई। वो एक्चुअली में दर हो रही है। ये चीज़ वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में देखता रहा सोचता था कि क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बेवकूफ़ी हो रही है, वो एक्चुअली में दर हो रही है। बात अब लास्ट एक चीज़ पे करता हूँ, जिस तरह से एम एस धोनी हैंडल किया करता था। भाई एमएस धोनी के अंदर इससे ज़्यादा बड़े इगोइस्टिक प्लेयर्स होते थे, इससे बड़ी-बड़ी लॉसेस आई हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ थी उसके अराउंड, फिर भी वो सब चीज़ को हैंडल करके रखा, तूने कभी भी अंदर की न्यूज़ बाहर नहीं आई। उसने कितने प्यार से ट्रांज़िशन किया कि गौतम गंभीर को हटाया उसने, सहवाग को हटाया, सचिन रिटायर हुआ, द्रविड़, कुंबले, नए बंदे आए, कभी भी उसने सीन गंदा नहीं होने दिया। भाई द्रविड़ हो, उसका शास्त्री जितने भी फिर वही कोचेज़ आए, मैंने सीन गंदा नहीं होने दिया। मैंने देखा आज, जैसे हमारा ग्रुप था या कहीं पर कोई बोल रहा था दिस विल बी द बिगेस्ट ट्रांजिशन। भाई हमने इससे बड़ा ट्रांजिशन देख लिया धोनी के अंडर में। हम 4-0 हार गए और उसके बाद से इतना स्मूथली वापस आए कि हमको ये भी नहीं ऐसा 4-0 ऐसा लगता है कि हुआ ही नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि मतलब तुम सोचो 4-0 ऑस्ट्रेलिया से तुम हार रहे हो, 1 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हरा रहे हो अपने घर पे। ठीक है? और वो 1 साल भाई वो 4-0 के पहले मैं तुम्हें बता दूँ, 4-0 इंग्लैंड से हुए, 4-0 ऑस्ट्रेलिया से हुए, घर पे आके 2-1 हो गए थे इंग्लैंड से। हाँ। ये हालत थी हमारी। तो भाई इसको हटाते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से इस पे हमने बहुत कर लिया है। गौतम गंभीर ने बातें बहुत बड़ी-बड़ी की है। उससे पहले भी रवि शास्त्री को स्टेटमेंट देने में बंदा सबसे आगे, मेरे को लग नहीं रहा कोचिंग देने में सबसे आगे। और इसमें मैं सबको लपेटूँगा। मैं मॉर्ने मॉर्कल भाई मॉर्ने मॉर्कल जैसा बंदा क्या कर रहा है उधर? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सेम अभिषेक नायर उससे बाहर आना चाहिए अभिषेक क्या? नायर है, रेयन टेन भाई ये लोग बैटिंग कोच है, बैटिंग कंसल्टेंट है, ये लोग क्या कर रहे हैं? सीधी बात है, लेकिन बैटिंग जहाँ पर हम लोग बैटिंग की बात कर रहे थे, मैं ये हाइलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे बैटर्स कितना पथेटिक रहे। ठीक है? मैं एक स्टैट दिखाता हूँ ब्रो, तेरे को मज़ा आएगा। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि भाई कितने पूरे तरीके से विराट कोहली हर मैच में आउट हुआ है। एक बैटिंग का स्टैट दिखाता हूँ। तो 1 सेकंड, कहाँ गया? अरे आज कुछ मिल क्यों नहीं रहा है मेरे को ईज़िली? ओके, रुक मैं सीधा 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक। हाँ, सॉरी। तो बेसिकली ये स्टैट है हमारा टॉप ऑर्डर का। मैं एक चीज़ बता दूँ, रोहित शर्मा को बहुत घटिया सीरीज़ का थे क्या एवरेज है। तुम ये मत सोचना मैं रोहित शर्मा को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। केएल राहुल पे सबसे पहले अपने बात करेंगे। भाई केएल राहुल का जो मैं हर बार बोलता आया हूँ, मैं फिर से उसी चीज़ पे आ जाऊँगा। केएल राहुल की खासियत क्या है? उसका पूरा करियर ही ऐसा है कि 2 इनिंग ऐसी खेलेगा कि जहाँ तुम्हें लगेगा कि भाई फोड़ दिया इस बंदे ने, ये कुछ कर देगा। 10 इनिंग में 2 फिफ्टीज़ मारी है और पूरे सीरीज़ में 30 की एवरेज। अब लोग यहाँ बोलेंगे कि भाई शुभमन ये बाकियों के बंदों ने भी तो कुछ नहीं किया, कोहली, रोहित, भाई वो लोग ने तो घटिया था ही। तो उनका घटिया मैं केएल राहुल का स्टैंडर्ड बना दूँ क्या? अगर 2 बंदे खराब खेले लेकिन बाकी तो अच्छा खेल सकते हैं, जहाँ चेतेश्वर पुजारा का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि स्टीव स्मिथ ने भी कुछ नहीं किया। तो भाई मैं स्टीव स्मिथ के खराब से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? तुम ट्रेविस हेड के अच्छे से कंपेयर करो ना केएल राहुल को। स्टीव स्मिथ ने पास्ट में बहुत कुछ कर दिया, केएल राहुल ने अभी तक किया नहीं है। भाई बंदे ने 10 इनिंग में 30 की एवरेज थी इसकी, 30 की एवरेज थी, ऑन एन एवरेज सिर्फ 55 बॉल खेल रहा था। इनफैक्ट मैं उसका एक ऐसा स्टैट देख रहा था कि जो पूरे 10 इनिंग हुआ है उसमें से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि इसने 50 से ज़्यादा बॉल्स खेली है। ठीक है? और दोनों बार उसने कुछ 150-200 बॉल्स की। जायसवाल पे आते हैं 10 इनिंग 44 की एवरेज। मेरे हिसाब से इसका अच्छा टूर गया था, बहुत खराब नहीं किया, बहुत अच्छा नहीं किया। वो टूर गया, वो जो 2 80s मारे थे उसमें से एक में तो मैं डेफिनिटली सोचता हूँ 100 मार सकता था और इंडिया शायद जीत भी जाता। शुभमन गिल का अट्रोशियसली बैड टूर गया और एक एक रिकरिंग पैटर्न है, कोहली की तो बात ही मत करो। वो इतना इतना भद्दा टूर गया उसका। केएल राहुल पे सबसे पहले आते हैं, भाई कब तक खींचना है? अगेन मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि लोग ये बात करते हैं कि भाई केएल राहुल को कभी भी कंसिस्टेंट एक जगह पे है ना उसको चांस नहीं मिल रहा है। केएल राहुल ने 101 टेस्ट इनिंग्स खेली है जिसमें से 83 इनिंग्स में उसने ओपन किया है और उसकी करियर की एवरेज एज़ एन ओपनर 35 की है। फॉर कॉन्टेक्स्ट रोहित शर्मा ने 66 इनिंग्स ओपन की एज़ अ टेस्ट ओपनर और उसकी 42 की एवरेज है। डिस्पाइट इतना घटिया उसका जो पूरा सीज़न पूरा जो घटिया उसका सीरीज़ गया है, उसके बाद उसकी 42 की एवरेज एज़ एन ओपनर। तो केएल राहुल का भाई अवे में उसका 31 का है। एक मैच सुन रहा था कि लोग बोलते हैं कि भाई केएल राहुल इज़ आवर बेस्ट बैटर इन सेना, ठीक है? सेना का कलेक्टिव एवरेज उसका 29-30 का है। उसका अवे का एवरेज रहाणे था भाई, जिसको निकाला था जब। के केएल राहुल का कलेक्टिव एवरेज सेना कंडीशंस में सेना टेस्ट में 31 का है, 30 का है अराउंड। अवे में उसका एवरेज 31 का है। होम में उसका एवरेज 38-39 का है। तो भाई एज़ एन ओपनर अच्छा नहीं है। भाई अवे मैचेस में अच्छा नहीं है, भाई होम में अच्छा नहीं है, भाई सेना कंट्रीज़ में अच्छा नहीं है। और ऐसा करते-करते 60 टेस्ट मैचेस खेल लिया है। कब? मतलब एट व्हाट पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि यार अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब रोकना पड़ेगा। मतलब कब तक ये चीज़ चलेगा भाई? कब तक चीज़ चलेगा? मैं तेरे को एक और भयंकर सा स्टैट दिखाता हूँ, जहाँ पर शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों की बात हो जाएगी। जडेजा, शुभमन गिल और केएल राहुल
जडेजा का करियर एवरेज 35 का है और केएल राहुल का करियर एवरेज 34 का। तो अब लोग बोलेंगे कि भाई केएल राहुल एक ओपनर है, टॉप ऑर्डर बैटर है, जडेजा तो लोअर ऑर्डर है, तुम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हो? भाई जडेजा विकेट्स भी लेता है साथ में। ऑस्ट्रेलिया में जडेजा की एवरेज 37 की और केएल राहुल की 25 की है। भाई ठीक है, क्लोज तो हो एटलीस्ट 35-37 तो हो जाए। मैं इनफैक्ट करंट बीजीटी में ऑन एन एवरेज जडेजा ने केएल राहुल से ज्यादा बॉल्स खेली है, सोच। और शुभमन गिल की तो भाई बात ही मत करें, अपने शुभमन गिल का रहन देते हैं बंदे की। तो कब तक हम लोग इन मतलब कब तक खींचना है भाई? मेरे को समझ नहीं आ रहा शुभमन गिल, केएल राहुल जैसे बंदे को कब तक खींचना है? एटलीस्ट विराट कोहली ने पास में कुछ करके तो दिखाया है। उसने अपने दम पे मैचेस तो जिताए हैं, उसने परफॉर्मेंस तो दी है। सेम गोज़ विद रोहित शर्मा, एट्रोशियसली पैथेटिक सीरीज़ गई है उसकी। हम लोग बहुत टाइम से इस चीज़ को हाइलाइट कर रहे हैं, लेकिन जब उसने खेला तो उसने कुछ करके तो दिखाया। जब वो पीक पे गया तो साइड-साइड के एवरेज पे तो गया। केएल राहुल कब करेगा? पिछले 3 साल में केएल राहुल का मैं एवरेज बता रहा हूँ, 2022 में 17 की एवरेज से खेला, 2023 में 25 की एवरेज से खेला और 2024 में 34-35 की एवरेज से खेला। पिछले 3 साल में उसका कलेक्टिव एवरेज 29 था। कलेक्टिव एवरेज केएल राहुल का 29 का है। अपने पूरे करियर में पिछले 8 साल में केएल राहुल सिर्फ एक बार है ना 40 का एवरेज क्रॉस कर पाया 1 साल में। कब तक भाई अब मैं बहुत मैं 1 मिनट यहाँ पे बताता हूँ एक चीज़ जो लोगों को विभोर को सुनते-सुनते थोड़ा वो हो रहा होगा, आइडिया नहीं आ रहा होगा। मैं एक बार रीड करता हूँ, जैसे विभोर ने बोला कि 101 टेस्ट इनिंग्स में से 83 उसकी एज़ एन ओपनर है, मतलब मेजॉरिटी एज़ एन ओपनर ही है, ठीक है? तो 101 टेस्ट इनिंग्स में उसके 3257 रन्स है, जहाँ 33.5 का एवरेज है और उसका ये चला आ रहा है, ठीक है? इसके बेसिस पे वो बंदा खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। अब जो मैंने स्टैट्स बोले हैं, उनको ध्यान में रखना कि 101 इनिंग में 3257 रन्स, 33.5 का एवरेज, ठीक है? मैं एक बंदे का स्टैट रीड करता हूँ, ठीक है? 61 मैचेस, 105 इनिंग्स, ठीक है? अराउंड क्लोज टू 4000 रन्स और 38.28 का एवरेज। ये था हमारा प्रीवियस ओपनर मुरली विजय, जो रिटायर हो गया खराब फॉर्म की वजह से, ठीक है? जिसके खराब फॉर्म की वजह से जिसको ड्रॉप कर दिया गया, जो रिटायर हो गया। तो समझ, केएल राहुल का हमेशा ही खराब फॉर्म है। वो मुरली विजय वाले मार्क को टच ही नहीं कर पाया है कि वो मुरली विजय वाले मार्क को टच भी करे, और तब भी वो टीम में बना हुआ है। मुरली विजय आके भाई इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना के एक बीजी टीम पूरा, मतलब बहुत अच्छा खेल के सब रिटायर हो गया। सिमिलर स्टेट्स पे केएल राहुल की टीम में जगह बनी हुई है। और रीजन क्या है? केएल राहुल बहुत अच्छा दिखता है खेलने में, बहुत सुंदर दिखता है भाई, जब बैटिंग करता है तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। म्यूट है तू। मैं मुरली विजय का ना तुमको सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ठीक है? तुमको आइडिया देगा। मुरली विजय का ऑस्ट्रेलिया में 6 टेस्ट मैचेस में 45 की एवरेज है, ठीक है? इंग्लैंड में 30 की एवरेज है, खराब एवरेज है। मतलब डिसेंट। साउथ अफ्रीका में 24 की एवरेज है, ठीक है? और न्यूजीलैंड में बंदे ने 1-2 मैचेस ही खेले। एटलीस्ट बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। इंडिया में तो ऑब्वियसली उसकी 48 की एवरेज है। तो ये वही बात है कि वो बंदा अब आया, उसने पीक किया, खराब किया, ड्रॉप हो गया और रिटायर हो गया। यही होता है पैटर्न। केएल राहुल उस पैटर्न में जी रहा है। वो कभी पीक, उसका पीक इज 40। पिछले 8 साल में सिर्फ एक बार उसे 40 का एवरेज का मार्क क्रॉस किया, सिर्फ एक बार। और लोगों को लग रहा है कि भाई कंटिन्यू उसको ऊपर नीचे केएल राहुल को सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि टीम चाहती है कि वो खेले, तो जहां जगह बन रही वहां खेले। क्योंकि भाई जब रोहित शर्मा जायसवाल थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया, कहीं जगह ही नहीं बन रही थी भाई की। तो ये पूरा पॉइंट है। ठीक है, मैं एक शुभमन गिल पे मैं चाहता हूँ थोड़ा शुभमन गिल को हाईलाइट करें। भाई क्या करें मैं अपने को शुभमन गिल पे, तो क्या ऐसा बोल सकता है? ये शुभमन गिल के डेटा है भाई, पिछले 3 साल का। ऑलमोस्ट इसी के आसपास उसने डेब्यू भी किया है। वही, जैसे मैं शुभमन गिल का ये देख रहा हूँ कि जैसे मैं शुभमन गिल का वो डेटा रीड करता हूँ कि शुभमन गिल का टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, कि ओवरऑल जैसे 32 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 59 इनिंग्स, 35 का एवरेज है, ठीक है? और 1900 के करीब शुभमन गिल ने रन बनाए, है ना? अब मैं इधर ही से एक और प्लेयर का नाम उठाता हूँ और उसके डेटा को वो करता हूँ, रीड करता हूँ। उस प्लेयर का नाम है मयंक अग्रवाल, ठीक है? अब मयंक अग्रवाल का स्टैट अगर यहाँ से देखें, जो कि खराब परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हो चुका है, उसके थे 36 इनिंग्स में अराउंड 1500 रन और 42 की एवरेज, जिस एवरेज पे अभी तक करियर एवरेज पे शुभमन गिल पहुंच ही नहीं पाया। मयंक अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया में भी खेला, इंडिया में भी खेला, शायद साउथ अफ्रीका में भी उसने एक टेस्ट खेला है। मतलब मेरे को पता नहीं क्यों ना बायसनेस नजर आने लगता है भाई, कि किसी को कोई अच्छा दिख रहा है, उसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, जो भी है, अच्छे शॉट्स, उसका गेम अच्छा दिखता है, तो उसकी वजह से तुम उसको
एक बायस के साथ सपोर्ट करे जा रहे हो कि भाई इसमें बहुत फ्यूचर पोटेंशियल है, बहुत फ्यूचर, भाई फ्यूचर पोटेंशियल क्या मयंक अग्रवाल में खराब था क्या? मयंक अग्रवाल नहीं खेल सकता था? तुम्हारे साथ एक बीजीटी विन का पार्ट था, 2 बीजीटी विन्स का पार्ट था वो। दोनों टाइम था मयंक अग्रवाल तुम्हारे साथ जब 2 बार तुम ऑस्ट्रेलिया में जीते। तो मैं एक और चीज़ हाइलाइट करता हूँ, जो ठाकुर ने बोला उसकी 35 इनिंग्स में 42 की एवरेज है। ये शुभमन गिल की लास्ट 38 इनिंग्स है। लास्ट 38 इनिंग्स में 33 की एवरेज, 5 सेंचुरीज़ है, ठीक है? 3 50s है, लेकिन ओवरऑल एवरेज 33 का। इससे क्या मतलब साबित होता है कि जब वो मारता है तो सेंचुरी मार रहा है या तो कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इस सीरीज़ का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस सीरीज़ में शुभमन गिल को हालाँकि कम मैचेस मिले, 5 इनिंग में 93 रन है भाई। ऑन एन एवरेज सिर्फ 32 बॉल्स पेस कर रहा था। उससे 32 बॉल खेल के आउट हो जा रहा। हमारा नंबर 3 32 बॉल खेल के आउट हो रहा था। लास्ट टाइम अभी चेंजर शुभमन गिल का ये इसके पहले भी यही रिकॉर्ड था कि वो पिछले 3 साल से 40 रन के ऊपर क्रॉस नहीं किया है ओवरसीज कंडीशन में। अभी भी वो रिकॉर्ड कंटिन्यू हुई है कि ये 5 इनिंग्स के बाद भी वो 40 के तो ऊपर पहुंचा हमारा है। हमारा खाली डाउनफॉल देख, मतलब क्या आयरॉनिक, क्या भयंकर डाउनफॉल है कि चेतेश्वर पुजारा, जिसको लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते थे कि ये तो डरपोक है, टिमिड है, डिफेंसिव है, वो बंदा ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर कुछ 112 120 बॉल खेलता था बॉर्डर गावस्कर की सीरीज में। इस साल हमारा नंबर थे 32 बॉल खेल रहा है भाई, 32 बॉल। ये हमारा प्रिंस है। क्या चल रहा है भाई, कब तक खेच रहा है इस चीज को? तुम लोग को अभी भाई जो डाउनहिल पे जो किंग है ना वो भी इससे ज्यादा बॉल्स खेल रहा है। वही तो बात है, वही तो मैं पूरा पॉइंट है कि जो कंसिस्टेंटली एक तरीके से आउट हो रहा है, वो बंदा इससे ज्यादा बॉल्स खेल रहा है। तो भाई क्या बोलूं, अभी तुम लोगों को लगेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा रैंट वाले जोन में हैं, लेकिन भाई क्या करें यार, तुमको कैसे कुछ अलग बताए। अब जिस तरह से शुभमन गिल लास्ट टेस्ट मैच में आउट हुआ, वेबस्टर पे आउट हुआ, कैसे शॉट पे आउट हो रहा है यार, मतलब को डंडा वंडा मार देना चाहिए भाई, ऐसा हो गया। दोनों इस मैच में तो दोनों बार जब वो आगे बढ़ा और दोनों ही विकेट में एक ही चीज कॉमन थी, वो दोनों बार आगे बढ़ रहा। और मेरे को इससे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? स्टार स्पोर्ट्स वाले पे। उनका, हालांकि मैं स्टार स्पोर्ट्स पे देखता नहीं, मैं हॉटस्टार पे देखता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ क्लिप्स आती हैं, उसमें लोग बात करते हैं कि ओ अनलकी डिसमिसल, बॉल नीचे रह गया, ये हो गया। क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है? एक जो सुनील गावस्कर ने जो ऋषभ पंत पे क्रिटिसाइज किया था थोड़ा, उस पे इतनी बात क्या गलत बोला था यार सुनील गावस्कर ने? इस मैच में आगे देखना, थोड़ा अप्लाई किया ना ऋषभ पंत ने अपने आप को। ऋषभ पंत ने, भाई तो शुभमन गिल को इस साल चलो मैं मानता हूँ 42-43 की एवरेज है, लेकिन मेरा ऐसा पूरा पॉइंट है लास्ट कि भाई बहुत हो गया। उस बंदे को 32-33 टेस्ट मैचेस दे दिए और ये बहुत बड़ा नंबर है। मयंक अग्रवाल जैसे बंदे को इसका आधा भी, मतलब उतना उससे कम देके उसको निकाल दिया गया। तो भाई शुभमन गिल से अकाउंटेबिलिटी बनती है। और ये बात फिर से रिपीट कर दूं कि रोहित शर्मा का बहुत घटिया सीरीज गया था, पिछले 4 पॉडकास्ट में हम लोग बोल चुके हैं, तो उसको तो हटना ही है, ठीक है? और विराट कोहली भी तो अलग से हम लोग सेक्शन कर रहे हैं। मान ले जो भी उसके स्टैट है 42 ये वो एवरेज, भाई जब इंसान ने ओवरसीज में 40 के ऊपर बनाए ही नहीं है और उसका एवरेज 42 है, मतलब वो तो सिर्फ होम ट्रैक बुली है भाई, वो तो सिर्फ घर पे रन बना रहा है। भाई होम ट्रैक बुली भी क्या है, कुछ घर पे भी है ना, कुछ 42-43 की एवरेज है। ऐसा भी नहीं कि घर पे कुछ 60 जैसे शिखर धवन था कि घर पे 55-60 की एवरेज हो रही थी, वो भी नहीं है मेरे भाई, वैसा भी नहीं है। तो मैं नेक्स्ट चीज पे आता हूँ। तो ओवरऑल मेरा पूरा पॉइंट ये था ना कि ये पूरे सीरीज में जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, इस पूरे सीरीज में हमारी बैटिंग अट्रोशियसली बैड थी। और मेरे को गुस्सा इस बात पे ज्यादा है कि ऑस्ट्रेलिया का साइड से कुछ ऐसा भयंकर प्लान भी नहीं था कि कुछ अलग प्लान है हमारे पास। भाई कितने सारे डिसमिसल्स हम लोग रिपीट करते हैं हर पॉडकास्ट में कि मतलब डम्ब है, आउटराइट डम्ब है। और उससे बड़ी बात ये है कि हमारा जो भी हमारे बैटर्स और हमारे बैटिंग कोच ने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है। जिस तरह से हम लोग न्यूजीलैंड में आउट हो रहे थे न्यूजीलैंड के सामने, उसी तरह से इधर भी आउट हो रहे थे। भाई तो मुझे मैंने ये बता, हम दोनों ने उतना क्रिकेट नहीं खेला है, इंटरनेशनल लेवल को टच भी नहीं किया, ये वो कुछ भी नहीं, हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, ठीक है? वो भी तो बैठ के बात ही कर रहे हैं, कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा है। शायद क्या पता तू या मैं कोई चेंज बता देते वहां बैठ के, क्योंकि चेंज तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा भाई। भाई मेरा मेरा एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा वही है, मेरे को ऐसा होता है कि भाई कि मतलब ये बेसिक नंबर्स तो मैंने निकाल लिया ईएसपीएन क्रिक इन्फो से। ये बेसिक नंबर, बेसिक हीट मैप तो मैंने निकाल लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी अभी मैं एक छोटा-सा ना वो दिखाता हूँ, फिर मैं आगे इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा। ये बेसिकली ये बताता है कि विराट कोहली आउट कैसे हुआ इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है? देखो दिख रहा है ना? ये रहा, विराट कोहली कंटिन्यू पीछे आउट हुआ। भाई ये तो डेटा विराट कोहली के पास भी होगा, ये डेटा सब क्या कर रहे हो यार इसका? मतलब कुछ-कुछ तो ऐसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि पहले टेस्ट मैच का डिसमिसल है कि 5वें टेस्ट मैच। ना सिमिलर है। ना सेम दिख रहा। मैं पिच के और ग्राउंड की कंडीशन से समझता हूँ कि अच्छा अच्छा ये तो वो वाला ग्राउंड है। भाई तो कंडीशंस की बात कर रहे हैं, देख हम लोग कितने ज्यादा आउटराइट डम है। इस मैच में हमारे पूरा ग्रीन टॉप खेला, पूरा पिच, अगर जब किसी को फर्स्ट डे में तो ग्राउंड और पिच में फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, फिर भी हम लोग अभी हम और 2 स्पिनर खेल रहे थे हमारे। भाई लोग आके बोलेंगे कि भाई तुम लोगों ने क्या
मैं पता है लोगों से, मैं खाली लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि देखो जब बुमराह चला गया उसके बाद हमने जो लास्ट के 4-5 विकेट थे वो काफी अच्छे से ले लिए। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। सेकंड इनिंग्स में भी 3-4 विकेट हमने गिरा दिए। तुमने पहले भी देखा आकाशदीप ने कितनी अच्छी बॉलिंग करी। भाई एक सिनारियो इमेजिन करो जब आकाशदीप, सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा एक साथ एक मैच में खेल रहे होते। मतलब कहीं से भी प्रेशर कम ही नहीं हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। छोड़ बड़ा अब बढ़िया मजा आता है यार देखने पे। भाई मैं बॉलिंग पे आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ। मेरे को सबसे पहले मैं एक तो एक जसप्रीत बुमराह, ठीक है? हाथ जोड़ ले भाई थोड़ा ऐसे, हाथ जोड़ ले कि जो इस सीरीज़ में इज़्ज़त बचाई है वो जसप्रीत बुमराह ने बचाई है, पीरियड। ये एस्टेब्लिश करना था। तो जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स को तो भूल ही जाओ तुम लोग। मैं आना चाहता हूँ सिराज के स्टैट्स पे। मैं कहीं न कहीं एक ये चीज़ देख रहा था जहाँ पर लोग ये बात कर रहे थे कि सिराज बहुत बेकार रहा है, सिराज ऐसा रहा है। मेरे हिसाब से 5 मैच में 20 विकेट्स, अच्छा सीरीज़ गया। काफ़ी अच्छा सीरीज़ गया। अब मैं इस चीज़ में ये ऐड करना चाहता हूँ कि बंदे के पास बैकअप में कभी कोई था ही नहीं। इट वाज़ ऑलवेज़ सिराज, बुमराह, बुमराह, सिराज, बुमराह, सिराज। कोई ऐसा नहीं था कि पीछे से अब जैसे कि स्कॉट बोलेंड, वो बंदा पीछे से सीरीज़ में आया 21 विकेट ले गया, ठीक है? स्टार्क ने 20 विकेट ले ली। पैट कमिंस ने भी काफ़ी विकेट लिए और हेज़लवुड ने भी अपना अच्छा काम किया। अब सिराज ने इस पूरे सीरीज़ में 10 मैच में 5 मैच में 20 विकेट ली। इकोनॉमी मेरे हिसाब से थोड़ी काफ़ी हायर साइड पे चली गई, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज उस बंदे ने 16 ओवर्स डाले। पर इनिंग्स 16 ओवर्स डाले। सोचो, पर इनिंग 16 ओवर्स मतलब ऑलमोस्ट 160 ओवर्स डाले उसने इस सीरीज़ में। नेक्स्ट जो हमारा आकाशदीप और हर्षित राणा जिन्होंने खेला है, एक बंदे ने 4 इनिंग खेली, एक बंदे ने सिर्फ 3 ही इनिंग खेली। तो इससे तुम्हें पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे पास 2 ही पेसर थे और जो हमारा थर्ड पेसर था, फोर्थ पेसर पे तो जा ही नहीं रहा, जो हमारा थर्ड पेसर था, वो भी फिक्स नहीं रहा। आकाशदीप ने ऑन एन एवरेज 20 ओवर पर इनिंग डाले, लेकिन उसने खेले ही सिर्फ 4 इनिंग थे, ठीक है? और मेरे हिसाब से काफ़ी अनलकी लिया। हर्षित राणा पे आते हैं जो आउट ऑफ थिन एयर, जिसको स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैच उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंटली पिंक बॉल खिलाया जहाँ पर पेसर्स को बहुत हेल्प मिलती है। वो बंदे ने 3 मैच में 3 इनिंग में 4 विकेट, ठीक है, एवरेज 50 की थी, इकोनॉमी 4.5 की इकोनॉमी थी और 15 ओवर पर इनिंग डाल रहा था। भाई मैं जब बोल रहा हूँ ना हेल्पलेस, हमारे पास सिर्फ 2 ही बॉलर्स थे। हम लोग 2 मेन अटैक से खेल रहे थे और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ और इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गौतम गंभीर बार-बार ये चीज़ रिपीट कर रहा था। हमारे पास बंदे थे गौतम गंभीर भाई। भाई ऐसा तो नहीं ना उसको दिख नहीं रहा था। अलग भाई जिस पॉइंट ऑफ टाइम से आकाशदीप खेला, ठीक है, मैं सच बताता हूँ, अगर पहली 2 टेस्ट आकाशदीप खेला होता ना भाई, तो जो तीसरी चौथी टेस्ट आई तब तक वो और बेहतर हो चुका होता। जहाँ पे हर्षित राणा खेला वहां पे अगर आकाशदीप खेला होता ना तो वो और बेहतर हो चुका होता। और पिंक बॉल टेस्ट में तो आकाशदीप जब बॉलिंग कर रहा होता तो क्या ही सिनारियो होता वहां पे, ठीक या है। शशि जायसवाल ने अगर कैच कर लिया होता तो ये आकाशदीप बहुत बेहतर लग रहा होता। हाँ, तो आकाशदीप का भाई मैं देख रहा था कोई स्टैट था कि उसने ऑलमोस्ट बुमराह के जितने फॉल्स शॉट्स इंड्यूस किए अरे पर उसको विकेट साले नहीं मिली। कोई स्टैट क्या होता मैंने तो प्रेज़ेंट किया था 1-2 पॉडकास्ट पहले। भाई हद है यार। पता नहीं देखिए भाई, मैं मेरे एक को और याद नहीं। लेकिन मैं इसी चीज़ पे हाइलाइट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज बुमराह एकदम टियर डाउन हो गया भाई, बुमराह पे लिटरली एक्सप्लॉइटेशन करके हमने उसको तोड़ के अलग करके निचोड़ के फेंक दिया। इसमें तुम किसकी गलती भाई अब कौन है माउंट मिले बुमराह बुमराह के स्टैट्स तो अभी देखने पे ऐसा लग रहा है ना कि वो जैसे क्रिक हीरोज पे पीछे से जाके एडिट कर दिए वो। भाई हालाँकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तूने किया भी मैंने सुना रिसेंट टाइम। लेकिन चल उसको हटा दे। मैं मैं जो चीज़ हाइलाइट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बुमराह को हमने तोड़ के निचोड़ दिया, उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा भाई? कौन लेगा उसका अकाउंटेबिलिटी? हम लोग बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा को हटाओ, भाई रोहित शर्मा को हटा दिया। इस टेस्ट में जब बुमराह ही कैप्टन था, हार की बात नहीं कर रहा हूँ। हे हमारा अप्रोच तो फिर भी डिफेंसिव था। रोहित शर्मा जब पहले टेस्ट मैच में नहीं खेला, जो हमारा प्लेइंग 11 तब जिस माइंडसेट से खेला था, उसी माइंडसेट से तो हम अब भी खेल रहे हैं। भाई अगर हम 4 पेसर कंसिस्टेंटली खिलाते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। क्यों मतलब कौन इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेगा यार? गौतम गंभीर बोल रहा है कि मैं अपनी गलती मानूँ। आप भाई मान, बता कि क्यों इस तरह से हुआ? क्यों बुमराह इतने ओवर्स डाल के जा रहा है? तो बट अब तो इसको मुझे करना पता है, पड़ेगा ना। तो मुझे भाई सच बोलूं बोरिंग लगने लगा है। रिपीटेटिव हर बार अपने को यही बातें करनी पड़ रही है कि भाई कोई सुधार नहीं है, कोई सुधार नहीं है। मैं कुछ और हाइलाइट करता हूँ। ये ठाकुर ने बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताया। तो ठाकुर मैं चाहता हूँ तू ही बात कर इस पे क्योंकि ठाकुर ने ही ये स्टैट बताया। तो भाई देखो मेरा ये था कि कहीं न कहीं जैसे मैं क्रिकेट को थोड़ा-सा देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मेरा ये मानना था, मेरा एक इंट्यूशन था कि कहीं न कहीं हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत जल्दी आउट हो जा रहा है। उसमें मान लो उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ। उसके कंपेयर में ऑस्ट्रेलिया का जो लोअर ऑर्डर है, वो बहुत ज़्यादा बॉल्स खा रहा है, हमारे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है और उसी के साथ-साथ हमको बहुत ज़्यादा फील्डिंग करनी पड़ रही है। ठीक है? जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसी के लिए मैंने मैच बाय मैच हर बार जाके इंडिविजुअली स्टैट्स कलेक्ट करके एक ये क्यूमुलेटिव स्टैट्स हमने क्रिएट किया था, जो कि साफ ये बता रहा है कि
एवरेज ओवर्स ऑस्ट्रेलिया के जो भी थे उनने वो कितने खेले थे, फिर कितने रन उनने बनाए थे एवरेज जो टेलेंडर्स, बेसिकली टेलेंडर मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि 6th विकेट गिरने पे जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर और ओवर्स थे और लास्ट विकेट गिरने पे जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर और ओवर्स थे उनका बीच का डिफरेंस, ठीक है? और जो भी उनकी रन रेट है वो। तो आप ये जो मैसिव डिफरेंस देख रहे हो हाँ, मैं वो आपका थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठाकुर थोड़ा यहाँ-वहाँ चला गया। तो बेसिकली 6 से लेके 10th विकेट बेसिकली ऑन एन एवरेज 28 ओवर खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स, वहीं पर इंडिया के सिर्फ 16 खेल पा रहे थे। ऑन एन एवरेज 90 रन कंट्रीब्यूट कर रहे थे पर इनिंग 90 रन कंट्रीब्यूट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स और इंडिया के सिर्फ 65। उनका रन रेट 3.25 था ऑस्ट्रेलिया के टेलेंडर्स का, हमारा 3.8 था, लेकिन हम लोग ओवर्स ही बहुत कम खेल रहे थे। तो हमारे जो बॉलर्स थे, वो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा ड्रेन्ड आउट हो जा रहे थे कि उनके टेलेंडर्स आते-आते हम लोग एकदम चकनाचूर हो जा रहे थे और हमारे टेलेंडर्स तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। और ये इश्यू पता है कब था? लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर में था कि उनका टेलेंट एक्सिस्ट ही नहीं करता था और हमारे टेलेंडर्स रन मार रहे थे। इस बार एकदम पिक्चर एकदम रिवर्स। और ये जो पूरा पॉइंट ठाकुर ने किया है, इतना एक्यूरेट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सोचो ऑन एन एवरेज 30 ओवर पर इनिंग हम लोग ज़्यादा डाल रहे थे। 30 ओवर सोचो हमारे वो 30 ओवर में कितने सारे ओवर बुमराह ने डाले होंगे। अब बुमराह वही उसका असर हमको लास्ट में आके दिख गया। आज लिटरली एक पॉइंट ऐसा आया था कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बस डाले जा रहे हैं। क्यों? हमारे पास फर्स्ट चेंज कोई है ही नहीं। तुम किससे डलवाओगे? नहीं, मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम एक सिनारियो कि तुम 90 रन लास्ट के 4 विकेट के लिए खा रहे हो। अगर जहाँ पे जो स्कोर 200 रन पे 6 विकेट से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 250 रन के अंदर टीम बंडल आउट हो जाएगी, वो 290 300 तक पहुंच रहा है। तो वो बहुत ज्यादा ना माइंडसेट को इफेक्ट कर देता है एक टीम के, कि जो जिसने वो 90 रन बनाए हैं वो टीम एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ड्रेसिंग रूम में जा रही है, अगले इनिंग के लिए आ रही है। सिमिलरली जो टीम वो रन खा के गई है ना 90 रन, वो यही सोच के जा रही होगी कि यार हमने कुछ गलतियां कर दी, हमको जल्दी बैटिंग में आ जाना चाहिए था। और लोग समझते नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में एक और चीज होती है, तुम रोलर चूज कर सकते हो अपना गेम डे के सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर तुम एक ओवरनाइट इनिंग को कंटिन्यू कर लेते हो तो अगले दिन कौन सा हैवी रोलर चलेगा या लाइट रोलर चलेगा वो बैटिंग टीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल एमसीजी वाले टेस्ट में जब स्कॉट बॉलैंड और नेथन लायन को हम नहीं आउट कर पाए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन था अगले दिन कि उनको कौन सा रोलर चलवाना है, ठीक है? रोलर चलवाना भी है दिन के पहले नहीं या फिर इनिंग्स के बाद चलवाना है, ये तक डिसीजन होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत मायने रखती है। भाई तो जहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि हमारा बॉलिंग बहुत हेल्पलेस लग रहा था, उसी पे मैं भी ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे ऑलराउंडर्स ने कैसा परफॉर्म किया। आई होप ये दिख रहा है, राइट? दिख रहा है? हम्म। ज़ूम करूँ कि रहने दूँ? आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है। अगर टीवी पे देख रहे हो तो आई होप क्लियरली दिख रहा है। तो इंडिया के जो ऑलराउंडर्स थे और मैं इतनी गजब बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई अगेन मैं एक चीज़ एस्टेब्लिश कर देता हूँ, नीतीश कुमार रेड्डी ने बैट से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया कंसीडरिंग ये उसका फर्स्ट टूर था और उसका अभी तक का बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। तो जडेजा ने 5 मैच में 130 रन मारे, अब 5 इनिंग में 130 रन मारे और 33 की एवरेज थी बैटिंग व्हिच इज़ गुड। और ऑन एन एवरेज जडेजा 65 बॉल्स खेल रहा था व्हिच इज़ ऑलरेडी मोर देन केएल राहुल। मन अली करो तो शुभमन गिल का तो डबल था। शुभमन गिल का तो डबल खेल रहा था ऑन एन एवरेज जडेजा। विकेट उसने सिर्फ 4 लिए, इकोनॉमी 3.5 की ओवर की थी और ऑब्वियसली जडेजा के लिए कुछ कंडीशंस भी उस टाइप की थी नहीं। लेकिन उसने हर इनिंग में 16 ओवर्स डाले। अब ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पर। 16 ओवर्स उसने पर इनिंग डाले, जो भी उसने खेले। नीतीश कुमार रेड्डी पे आते हैं। उसने ऑलमोस्ट सारी मैचेस खेले, ऑलमोस्ट क्या सारे मैचेस खेले। 9 मैचेस में 300 रन मारे, 38 की ब्रिलियंट एवरेज थी, ठीक है? ऑन एन एवरेज उसने 52 बॉल्स खेले थे। लेकिन उसकी बॉलिंग एस्पेक्ट में आते हैं। 9 इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए व्हिच इज़ गुड। अगेन मैं उसको कम ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इकोनॉमी 4.5 की थी। इकोनॉमी क्वाइट हाई, ठीक है? लेकिन ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 5 ओवर डाल रहा था। 5 ओवर पर इनिंग डाल रहा था। भाई दिस इज़ लाइक तू इससे ज़्यादा ऑलराउंडर्स लोग है ना ओडीआई में डालते हैं। ओडीआई सीरीज़ में शायद है ना हार्दिक पांड्या से ज़्यादा ऑन एन एवरेज डाल रहा था। मेरा पूरा पॉइंट ये था कि क्या गौतम गंभीर को क्लैरिटी भी थी कि उसको करना क्या है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ? क्या उसको पता था कि नीतीश कुमार रेड्डी इतने बॉलिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर नीतीश कुमार रेड्डी इतनी बॉलिंग ही नहीं कर पाता तो उसको स्टार्टिंग से टॉप 7 में रखते। तो नंबर 8 पे उसको खिला रहे थे और ऑन एन एवरेज वो 4.5 ओवर्स डाल रहा है पर इनिंग, फिर तो मैं हार्दिक पांड्या को ही खिला लेता ना भाई। हार्दिक पांड्या के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना कि वो बॉलिंग नहीं कर में बॉलिंग इंजर्ड हो जाए। तो मैं हार्दिक पांड्या को ही खिलाया, इससे तो ज़्यादा आई एम प्रीटी श्योर डाल लेता। इस ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो इससे ज़्यादा अच्छा काउंटर अटैक कर पाता है, एक लीडर है, वो खुद है अपने आप में पर्सनैलिटी है। इससे ज़्यादा तो वो कर लेता। नीतीश कुमार रेड्डी का अगेंस्ट नहीं है, मैं नीतीश कुमार रेड्डी द ऑलराउंडर पे बात कर रहा हूँ। भाई 4.5 ओवर पर इनिंग इस अट्रो ये हमारा 4th पेसर था। ऑलमोस्ट नॉन एक्जिस्टेंट है इसकी बॉलिंग। वही सुंदर पे आते जिस बंदे को उसने आउट ऑफ थिन एयर खींच के लेके आया, उस बंदे ने 6 इनिंग में 108 रन मारे, 27 की एवरेज,
ठीक है, बैटिंग में कुछ किया नहीं। ऑन एन एवरेज सिर्फ 40 बॉल फेस कर रहा था, तो ना वो रन मार रहा था, ना बॉल फेस कर रहा था, लेकिन उसकी बॉलिंग पाक है। 5 इनिंग में 3 विकेट, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, डिसेंट। ऑन एन एवरेजेस ये सिर्फ 7 ओवर्स डाल रहा था। इससे क्या समझ आ रहा है? ऑन एन एवरेज है ना, नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर के अगर तुम मिक्स कर दोगे ना, उससे ज्यादा जडेजा अकेला ऑन एन एवरेज बॉलिंग करके जा रहा था। ये हमारा 4th और 5th पेसर था। सुंदर तो वो बंदा है जिसको अश्विन के आगे सिलेक्ट किया गया था, ये भूलना नहीं। सुंदर वो बंदा है जिसको अश्विन के आगे सिलेक्ट किया गया था। ना वो रन बनाया है और ना वो उसने बॉलिंग करी है। कम से कम मान लो अश्विन रन नहीं बनाता तो बॉलिंग तो करता कम से कम। हाँ, एटलीस्ट चलो विकेट नहीं लेता, लेकिन कम से कम ओवर्स तो डालता। हमारे मेन बुमराह को आराम तो मिलता, सिराज को आराम तो मिलता। तो इसमें मैं सुंदर को क्या बोलेगा भाई तू? सुंदर का तो खुद का डोमेस्टिक बहुत एवरेज सा गया पिछले 3 साल का, अपने ने ऑलरेडी बात की, तो तू सुंदर को कुछ नहीं बोलेगा। मैं गौतम गंभीर को ही बोलूंगा कि भाई आपको पता था कि ये होएगा। एक बंदा 7.5 ओवर डाल रहा है, एक बंदा सिर्फ 4 ओवर डाल रहा है पर इनिंग। तो ये बात ऐसी भी नहीं है कि भाई ये तो नहीं नहीं यार रोहित सर शर्मा फिर भाई तो सुंदर की जगह कोई प्रॉपर बॉलर बैट्समैन ही खिला लेते। मान लो अगर तुमको बैटिंग डेप्थ के लिए ही सुंदर खिलाना है तो तुम तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन या कोई और बैटर ही खिला लेते यार, इससे अच्छा तो। ठीक है, क्योंकि हाथ घुमा के ऐसे तो कोई भी डाल लेता है यार। भाई जायसवाल डाल लेता। भाई मेरे पास अभी भी इसका आंसर ही नहीं है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी सुंदर एक ही 11 में कैसे खेल रहे थे, एक ही 11 में। और भाई फर्स्ट टेस्ट में तो ये भी कर कि नीतीश कुमार रेड्डी, सुंदर और हर्षित राणा तीनों एक 11 में खेले थे। तो सोच बुमराह ने कितना इंसेन काम किया कि हम लोग वहां से जीते, उस 11 के साथ जीते। अरे भाई बुमराह ने कितना इंसेन काम किया था उसका यही अंदाजा लगा लो कि हम सिर्फ वही टेस्ट जीते। समझ रहे हो? उसके सिवा कुछ जीते ही नहीं जिसमें बुमराह ने कुछ इंसेन नहीं किया। लेकिन भाई चलो, आई होप आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं। आज थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है, लेकिन आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक इस चीज को समझ आया। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमिटमेंट कमिटमेंट थोड़ा चाहिए। अब मेरे बुरा रहा है भाई। देश के लिए, हाँ, देश के लिए। इंडियन नाम है भाई, चाइना का नाम इंडियन क्रिकेट क्राउड है, तो देश के लिए प्रेम दिखाओ। लेकिन इस चीज को हटाते हैं, व्हाट्स द फ्यूचर भाई? मतलब अब मेरे को ये बात बता, विराट कोहली का क्या फ्यूचर है? चल रोहित शर्मा का तो तूने बोल दिया, विराट कोहली का क्या फ्यूचर है? भाई मुझे लग रहा है विराट कोहली की फिटनेस तो अभी भी टॉप नॉच है। विराट कोहली अगर कट करना, थोड़ा सा अपने गेम में फिर से इंट्रोड्यूस कर दे और थोड़ा सा लीव करना तो काफी कुछ विराट कोहली यहाँ से भी बहुत अच्छा एक कमबैक कर सकते हैं। ठीक है, पर बाकी जैसे बात करें रोहित शर्मा की तो मुझे नहीं लगता भाई कोई उसको फ्यूचर यहाँ। विराट विराट कोहली पे स्टिक करते हैं। अब देखो, विराट कोहली का हमने ऑलरेडी बोला कि भाई कुछ कुछ डिसमिसल से मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट का है कि थर्ड का है। मुझे एक बात बता, 2014 का विराट कोहली वाला टूर ज्यादा बकवास था कि ये जो न्यूजीलैंड में हुआ था? शायद ये वाला यार ज्यादा बकवास था, क्योंकि 2014 में मैं उसको इन एक्सपीरियंस और एज का वो दे देता कि ठीक है चलो तुम्हारे में इन एक्सपीरियंस है, तुम पहला टूर कर रहे हो इंग्लैंड का, तो उस वजह से तुम एकदम पीक प्राइम एंडरसन के सामने खेल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, तुम यहाँ पे इतने रन बना के गए हो, तुम्हारा तीसरा क्या चौथा पांचवा चौथा टूर होगा या पांचवा टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का। मैं तो वही जो ठाकुर ने एक चीज बोला उसी पे कि वो फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुआ था इस टाइप की टैक्टिक्स से कि सडनली उसका आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अरे अब ये 10 साल बाद, भाई वो 2014 वाला भी बीजीटी खेला था, फिर बाद के दो बीपीटी में भी था। हाँ हाँ हाँ, वो उसने फिंगर दिखा था। तो बेसिकली मैं वो वाला बता रहा हूँ कि जो 2014 में फर्स्ट टाइम शायद एक्सपोज हुआ था कि अरे आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे मैं आउट होता हूँ क्या अचानक से। कट टू 10 इयर्स लेटर या 11 इयर्स लेटर, भाई भाई लिटरली भाई 9 के 9 इनिंग्स, 10 में से 9 बार एक ही तरीके से आउट हुआ है, और एक बार जो आउट नहीं हुआ है उसमें नॉट आउट रहा है। ओ शिट भाई, मैं भाई कभी कभी तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार ये विराट कोहली मजाक कर रहा है कि कुछ अभी बोलेगा कि भाई। अरे मेरे को अब विराट कोहली की सेंचुरी नहीं याद रह रही है भाई, पर्थ वाली। मेरे को तुमने बोला 10 में से 9 इनिंग में बोला, एक इनिंग कैसे बच गई फिर याद आया अच्छा एक में तो सेंचुरी मारा था वो। लेकिन अब मैं इस चीज को व्हाट्स द फ्यूचर में उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि अब शायद ऑब्वियस शायद का फिक्स है कि हमारा नेक्स्ट 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, वो भी इंग्लैंड में। ठीक है, जहाँ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, बट अगर हम इसके पहले अगर तो पूछता तो मैं तो ये बोलता कि हम लोग इंग्लैंड को रोल ओवर करेंगे। बट अब मैं थोड़ा अपने उसको थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। मुझे लगता है हम लोग 3-2 जीतेंगे। लेकिन कि- मैं लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब इंग्लैंड सीरीज में तू क्या देख रहा है ब्रो। पहले तो मैं एक चीज ना हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि ये अब खत्म हो गया है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को रूही के गद्दे में डाल के पार्सल कर दो घर। फरवरी तक दोनों में से एक बंदा एक बॉल ना डाले।
भाई मैं मोहम्मद सिराज का देख रहा था पिछले 2 साल में 550 ओवर्स डाल दिए भाई इसने। तो सर नीतीश कुमार रेड्डी को अगर तू जाके बोले कि 550 ओवर डाले, वो बोले कि होए ना, इतना तो होता ही नहीं है, इतने तो ओवर्स ही नहीं होते। 550 ओवर्स डाले तो ठीक है। इंग्लैंड सीरीज में तू क्या देखना चाहता है, क्या पोटेंशियल चेंजेस देखना चाहते क्या मजदूर है भाई ये लोग। ये तो वो है जिनको पकड़ के लाया गया है, खरीदा था। भाई देख, नो ऑफेंस, बट मोहम्मद सिराज थोड़ा लगता भी है ना वैसा, अगर मतलब चल अपने वापस आते हैं इंग्लैंड से। मेरे भाई नहीं भाई, तू कुछ रिएक्ट नहीं क्या करने वाला भाई। इंग्लैंड सीरीज पे आते हैं। इंग्लैंड सीरीज में तू क्या चेंजेस देख रहा है? मैं सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ भाई, केएल राहुल प्लीज। मेरे को पता है लोग मेरे को बहुत बोलेंगे, लेकिन मैं केएल राहुल को डे वन से देख रहा हूँ। मैं भाई ये केएल राहुल तुझे याद नहीं है क्या इंग्लैंड में उसने 150 मारी थी यार, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? भाई केएल राहुल का है ना भाई, वो आदिल रसूल का जाफा पड़ा था भाई, उसको याद नहीं? भाई मैं तुमको बता सकता हूँ कि हर एक बंदा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, उनके साथ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक लड़की होती है, आती है, थोड़ा सा तुमको देती है कुछ, और तुम्हें भाई सपने देखने तो फिर चली जाती है, फिर आती है, तो केएल राहुल इज दैट गर्लफ्रेंड भाई। मैं थक गया हूँ भाई, मैं एक्चुअली मैं थक गया हूँ कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन। तुम्हें बोलना पड़ेगा कि अब मैं तेरी तुझसे प्यार नहीं करता। भाई मैं कंटाल गया, क्यों आएगा 2 कवर ड्राइव, तुम्हें लगेगा यस केएल राहुल इज बैक, सेंचुरी मार दी, और फिर लगातार 7-8 इनिंग खराब करेगा। तो केएल राहुल को हटाओ। मैं चाहूंगा कि मेरे हिसाब से मैं देखना चाहूंगा कि जायसवाल और ईश्वरन पे हम लोग काम करें। शुभमन गिल को भी अपने को मे बी वन मोर सीरीज, मे बी इंग्लैंड वाली सीरीज देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि बैकअप में हम लोग मे बी देवदूत पड्डीकल या मे बी साई सुदर्शन जैसे बंदे को रेडी करें, जैसे साई सुदर्शन भाई साई सुदर्शन काउंटी में बहुत अच्छा खेला है, तो लेकिन साई वो सुदर्शन। हो गया ऐसा ऐसा कुछ, उसका कुछ ग्रेव इंजरी हुई थी। तो मैं चाहूंगा कि साई सुदर्शन, ईश्वरन पे हम लोग फोकस करें बैटिंग पे। विराट कोहली को मैं लास्ट एक इंग्लैंड सीरीज दूंगा, और मैं उसको लिटरली बोलूंगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज और ये सीरीज के बीच में ना पूरा एक रणजी का 1-2 मैचेस हैं जहां पर रोहित शर्मा विराट कोहली जाके खेल सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर वो लोग खेलेंगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ खेले। विराट कोहली को मे बी मैं इंग्लैंड की सीरीज दूंगा, और मैं लाइक्स ऑफ सरफराज खान, ये सब पे मैं चाहूंगा कि उस पे फोकस जाए, कि अब वो लोग पे काम किया जाए, कि इस पे फोकस करते हैं, ध्रुव जुरैल, सरफराज खान, इन पे फोकस किया जाए। नीतीश कुमार रेड्डी मैं देखना चाहूंगा इंग्लैंड में कैसा करता है। और पेस में मैं चाहूंगा कि हमारे 4 पेसर्स थे, क्योंकि बॉलिंग से हमको इतनी शिकवा नहीं है जितना मेरे को बैटर्स उनके माइंडसेट से। तो मैं ईश्वरन, साई सुदर्शन, देवदूत पडिक्कल और जुरैल, इन चारों पे फोकस करना चाहूंगा, जिसमें से 2 को तो मैं एक्चुअली मैं खिलाना चाहूंगा टीम में। तो तेरे क्या थॉट्स है? और फिर अपने रैप अप। भाई और ये तो जो तूने बोला वो सारी चीजों से मैं एग्री करता हूँ। मैं भाई ये नहीं देखना चाहता कि उस टूर से पहले कि इंडिया ए का टूर जाए जिसमें ईश्वरन वाइस कैप्टन हो, ऋतुराज कैप्टन हो, और कुछ लोग और हो जो रन बनाए और उनको मौका ही ना मिले भाई। मैं ये सब नहीं देखना चाहता भाई। अगर तुमको इंडिया ए का टूर भेजना है तो भेजो, ढंग से भेजो, जो खिलाड़ी खेलने वाले हैं उनको भेजो उस कंडीशंस में, और कंडीशंस को समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए पहली बार होंगे वो कंडीशंस। ठीक है, तो उस चीज और अभी भी मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड में बैटिंग करना शायद ज्यादा टफ है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखने पड़ेगी वो चीजें। पता है, अब ईश्वरन को लोग लेंगे, 1-2 मैच में फेल हो जाएगा तो बोला बेकार है, ये तो सिर्फ रणजी में खेल सकता है, इंटरनेशनल में इसका कुछ औकात नहीं है। यही लोग कभी भी है ना केएल राहुल, शुभमन गिल, इस टाइप को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर। भाई जायसवाल का भी पहला ही टूर था ना, बंदे ने करके दिखाया ना। भाई जायसवाल कर तो रहा है ना, कोशिश तो कर रहा है ना। तो भाई वो बंदे ने मेरा सीरीज अपनी टेक्निक चेंज करी। वही तो पॉइंट है भाई, वही तो पॉइंट है। आई होप विराट कोहली को भी याद हो कि ये भी एक पॉसिबल रूट है, कि आप है ना मिड सीरीज भी टेक्निक चेंज कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है। उसको जस्ट कोई याद दिला दे कि भाई ये भी आप कर सकते हैं, आप अरे ट्राई फिर करके तो देखिए। भाई पता नहीं कितनी टेक्निक चेंज करता है मिड सीरीज। तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। मैं फिर से कोई एक मीम लगा दूँ। मुराद भाई, आप जो वाला डोमेस्टिक खेलने में कंफर्टेबल हो वो खेल लो। आज मैं देख रहा था कि लंदन की होम टीम कौन सी है, काउंटी। विराट 2-3 मैच वहीं से ड्राइव करके खेल ले।